Students, today is the turn to discuss third unit of our second book, that is स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। CHEN 301 है इसका कोड। क्योंकि हमने 3 यूनिट पॉलीमर केमिस्ट्री के पढ़ लिए हैं, अब तीसरा यूनिट इसका भी करेंगे। चैप्टर का नाम है विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with the substance under examination in order to determine its structure and identifying the compound। किसी भी कंपाउंड को या तो आइडेंटिफाई करना हो या इसकी स्ट्रक्चर डिटरमिन करनी हो, तो पुराने ज़माने में तो क्लासिकल मेथड होते थे, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद केमिकल रिएक्शन कोई पर्टिकुलर किसी फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए। इस तरह से बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था, तब जाके कहीं उसकी स्ट्रक्चर पे पहुंचते थे। लेकिन आजकल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं उनसे 10 सेकंड में पता लग जाता है कि कौन सा कंपाउंड है और क्या है। सो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के, इनमें 3-4 है। विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एक है, दूसरी है इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन दोनों से हमको नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पता चलती है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। दूसरा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पूरी स्ट्रक्चर और स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता लग जाता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूलर मास और उसका फार्मूला पता लग जाता है। कुछ नहीं, आजकल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। वर्किंग तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जितनी भी थ्योरी और प्रिंसिपल है वो आपको आने तो चाहिए, लेकिन वो सारे उस कंप्यूटर के अंदर फीड है। जो इंस्ट्रूमेंट है, आपने तो सिर्फ छोटा सा सैंपल लेना, उसको उसके अंदर डालना और तुरंत आपके मॉनिटर के ऊपर ग्राफ या चार्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिससे आपको अगर यूवी कर रहे हैं तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पता लग जाएगा। ये डबल बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए होती है इन कंजुगेशन जनरली। NMR करेंगे तो पूरा एक ग्राफ आएगा, उससे आपको उसकी स्ट्रक्चर का पता लग जाएगा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से सीधा मास, और मास अगर पता है तो NMR का भी पता है, तो फार्मूला भी बन जाता है। एडवांटेजेस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स: ए लिटिल टाइम एंड परमानेंट रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट और ग्राफ। बहुत छोटे से टाइम में परमानेंट रिकॉर्ड मिल जाता है सब्सटेंस का आपके पास। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ 1 मिलीग्राम ओनली। बहुत थोड़ा सा भी सब्सटेंस होगा तो भी चलेगा। हाईली रिलायबल इंफॉर्मेशन, बहुत ही रिलायबल है और बहुत सेंसिटिव होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज लाइक कार्बोकेटाइन एंड अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पॉसिबल है। बहुत जगह आप पढ़ते हैं जब रिएक्शन मैकेनिज्म के प्रूफ देते हैं तो आप लिखते हैं कि NMR से इसका पता चला, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से इसका पता चला कि ये इट हैज़ बीन डिटेक्टेड लाइक दिस। तो ये शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज भी पता कर लेती है। और एक्सेप्ट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है, अदर जगह सैंपल कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता और उसको रिकवर किया जा सकता है और फिर दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी के लिए यूज़ किया जा सकता है। UV वाला IR में, IR वाला NMR में। ठीक है। अब सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू है आपका, आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही करेंगे। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कल से शुरू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पता होना चाहिए आपको, आपको पता ही है। वो होती है जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रेडिएशन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ योर वेव। ठीक है। तो
इनकी खासियत ये है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। सेम वेलोसिटी है सबकी, जितनी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो आपको पता है 3 × 10⁸ पर मीटर पर सेकंड होती है। एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको पता है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। लैम्डा से डिनोट करते हैं, माइक्रोमीटर में लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, यूनिट्स इसके नैनोमीटर में लिख सकते हैं 10⁹ मीटर, या एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव एक सेकेंड में पास हुई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में लिखते हैं। एक हर्ट किसके बराबर होता है? हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड। फिर वेव नंबर, IR में वेव नंबर में ही हम एनर्जी को इसको लिखते हैं इक्वेशन 1/λ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है, इसकी डेफिनेशन होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? μ = c/λ, सो 1/λ क्या हो जाएगा? μ/c, सो इट इज रिटन एज μ/c, और इसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। एनर्जी आपको पता ही है, E = hν, μ = c/λ, सो hc/λ, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.625 × 10⁻34 जूल्स सेकेंड। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, कॉस्मिक रे है, गामा रे है। इनको अरेंजमेंट करना इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वो जो अरेंजमेंट आया ये सारा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए, कॉस्मिक रे और गामा रे बड़ी हाई एनर्जेटिक रे हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है, 10⁻20 सबसे ज़्यादा इनकी है। उसके बाद एक्सरे की आएगी, उसके बाद इसकी आएगी, उसके बाद इस तरह से आई बात समझ में। तो 10⁻20 से लेके 10⁻10 है लास्ट में किसकी? रेडियो वेव की। रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम, उसके बाद माइक्रोवेव की, उसके बाद इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के 2 रीजन है, नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। इस तरह से फिर विजिबल रीजन आ जाता है, ये जो इसी को इन रेडिएशन को हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट और वैक्यूम अल्ट्रावायलेट आता है, इनकी एनर्जी का ज़्यादा होती रहती है, मतलब इस तरफ से इस तरफ को फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, इस तरफ से इस तरफ को वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻³ या 10⁻², या 10 नैनोमीटर, इस तरफ को वेवलेंथ बढ़ती रहेगी। ग्रेटर इज द वेवलेंथ, smaller is the energy. So this arrangement of all known electromagnetic radiation in order of their increasing wavelength or decreasing energy or frequency, that is called electromagnetic spectrum. ये arrangement ही है और कुछ नहीं है। So next time we will start discussing principle of visible and ultraviolet spectroscopy. I think this is sufficient for today. ये आपको पता होगा तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समझ में आएगी।